जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी जीडी स्पेशल जीके जीएस के इस 13वें सेशन में, जिसमें हम एसएससी जीडी के लिए एक्सपेक्टेड प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमने संडे के संडे जो है ग्रुप डिस्कशन का ग्रुप डिस्कशन कराने का शुरू किया है, कंडक्ट किया है, जिसका पहला सेशन हुआ है, जो कि हमने ऐसे सामान्य चेक किया कि सही से हो पा रहा है कि नहीं। तो अच्छा खासा रहा, ठीक लाइव कराते हैं, तो आप उसमें भी जरूर जुड़िएगा हर संडे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सेशन को और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है। ऑप्शन है हमारा ए गाजर, बी सेब, सी आलू और डी नारियल। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी आलू। आलू जो है एक रूपांतरित तना का रूप है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा प्रश्न। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सवाना और वेल्ड सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए उत्तरी अमेरिका, बी यूरोप, सी दक्षिण अमेरिका और डी अफ्रीका। सही आंसर हो जाएगा डी अफ्रीका महादेश में सवाना और वेल्ड जो है ये घास के मैदान पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न। मानव कान द्वारा ध्वनि सुनने की आवृत्ति की सीमा क्या है। ऑप्शन है ए 20 हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज। हाँ, सही आंसर हो जाएगा सी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की हम ध्वनि को सुन सकते हैं, जिसे हम श्रव्य तरंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? श्रव्य तरंग कहते हैं। अगर इससे कम हो, 20 हर्ट्ज से अगर कम हो तो उसको हम कहते हैं, इससे कम हो तो उसको हम कहते हैं अपश्रव्य तरंग। अपश्रव्य तरंग। क्या हम इसको सुन सकते हैं? तो जी बिल्कुल नहीं। अगर 20,000 से अगर अधिक हर्ट्ज की तरंग हो तो इसको भी हम नहीं सुन सकते हैं। इसको कहते हैं पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग, ठीक, इसको भी हम नहीं सुन सकते हैं। ये पराश्रव्य तरंग जो है सबमरीन निकालता है, या फिर जो चमगादड़ होते हैं वे भी इस पराश्रव्य तरंग को निकालते हैं, जिसको हम सुन नहीं पाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न चौथा प्रश्न कर रहा है, प्रसिद्ध हुमायूं मस्जिद हरियाणा राज्य के डैश जिले में बनी है। हुमायूं मस्जिद है जो कि हरियाणा में बना है, और हरियाणा के किस जिला में बना है हमको बताना है। ऑप्शन है मेरा ए गुड़गांव, बी फरीदाबाद, सी कुरुक्षेत्र और डी फतेहाबाद। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी फतेहाबाद में हुमायूं मस्जिद जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यही है हुमायूं मस्जिद, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया था। ऑप्शन है मेरा ए 1773, बी 1791, डी 1765 और सी 1765 और डी 1782। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी 1765 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद जो था इलाहाबाद की संधि हुई, और इसी संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी को अपने अधिग्रहण में ले लिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पवनों को गरजता चालीसा भी कहते हैं, यानी कि गरजता हुआ चालीसा किस पवन को कहते हैं। ऑप्शन है ए पुरवैया पवन, बी पछुआ पवन, सी व्यापारिक पवन और डी डोलड्रम्स। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी पछुआ पवन। पछुआ पवन को हम गरजता हुआ चालीसा भी कहते हैं, तो हम लोग का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन है मेरा ए अनुच्छेद 50 से 80, बी अनुच्छेद 52 से 78, सी अनुच्छेद 53 से 85 और डी अनुच्छेद 61 से 78। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी अनुच्छेद 52 से 78 जो है ये संघ की कार्यपालिका शक्ति को बताता है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं हम और कुछ अनुच्छेद को देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 कहता है, और 52 से लेके 62 तक की जो जितनी भी चीजें हैं वो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में अनुच्छेद 74-75 बताता है, और भारत के महान्यायवादी के विषय में अनुच्छेद 76 बताता है।
ठीक। अगर यही चीज़ हम राज्य में बात करें तो राज्यपाल के विषय में अनुच्छेद 153 से 161 के बीच में बात की गई है। मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 164 से 167 में, और राज्य के महाधिवक्ता का चर्चा जो है अनुच्छेद 165 से 177 तक की गई है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को भी आप याद रख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, आपके काम के योग्य है यह। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध नमक मार्च डैश आंदोलन से जुड़ा था। यानी कि जो दांडी यात्रा किए थे महात्मा गांधी, वह किस आंदोलन से जुड़ा था? तो ऑप्शन हमारा ए अहिंसा, ये कोई भी आंदोलन था नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या खेरा सत्याग्रह, या भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि उस समय भारत छोड़ो आंदोलन तो होगा नहीं, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन तो बाद में हुआ था। ठीक, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से यह आंदोलन जुड़ा था, जिसका क्या नाम था? नमक मार्च कहिए, दांडी मार्च कहिए, सब उसी का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है हमारा ए 4, बी 8, सी 7 और डी 6। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी 6। भारत में टोटल जो है शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन सी है? तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। सबसे प्राचीनतम कौन सा है? तो तमिल है, और नवीनतम कौन सा है? तो उड़िया है। तो हम लोग ये सब चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। टोटल अगर बात की सांस्कृतिक नृत्य कितने हैं तो वो 8 हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन है हमारा ए समताप मंडल, बी ओजोन मंडल, सी आयन मंडल और डी क्षोभ मंडल। सही आंसर हो जाएगा डी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 11वां प्रश्न, भारतीय डैश पीआर श्रीजेश ने अपनी प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है। वे इस सम्मान को प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। यानी कि आसान भाषा में पूछा जाए तो क्वेश्चन यही कहा जा रहा है कि पीआर श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है मेरा ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट और डी बैडमिंटन। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी हॉकी। ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, गोलकीपर हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, म्यांमार की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है हमारा ए बोलबोआ, बी यूरो, सी कोरडोवा और डी कयात। ठीक, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा डी क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो नायपीडो यहाँ की राजधानी है, याद रखिएगा नायपीडो यहाँ की राजधानी है। इसी म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा, जिसकी राजधानी क्या थी? रंगून थी। ठीक, और पहले यह बर्मा जो था भारत का ही हिस्सा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 13वां प्रश्न, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है मेरा ए 14 मार्च, 18 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। आंसर डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं और कुछ दिवसों को, जैसे कि शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, CISF की स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं, और विश्व नींद दिवस जो है 18 मार्च को मनाते हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए अगर आपका काम का हो तो। 14वां प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी किर्गिस्तान, सी उज्बेकिस्तान और डी भारत। तो चलिए इन तीनों के बारे में तो सोच सकते हैं, लेकिन हई कहाँ से सोचाएगा? मुंह नहीं देखे हैं अपन पाकिस्तान। ये आतंकवाद विरोधी अभ्यास कहाँ पे आयोजन होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी भारत। भारत इसका बिल्कुल सही जवाब है। संघाई SCO, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO। ठीक, SCO के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत में किया गया है। SCO का सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया है? इसको ही आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तब तक हर साल अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 10 अक्टूबर, बी 12 अक्टूबर, सी 13 अक्टूबर और डी 14 अक्टूबर। सही आंसर हो जाएगा सी 13 अक्टूबर को हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 16वां प्रश्न,
प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारा ए 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। सही आंसर हो जाएगा बी, 10 अक्टूबर को हम हर साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आंसर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए श्रीनगर, बी देहरादून, सी नई दिल्ली और डी गांधीनगर। सही आंसर हो जाएगा ए श्रीनगर में हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, वाहन के पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी उत्तल और अवतल दर्पण दोनों। सही आंसर होगा हम लोगों का बी उत्तल दर्पण। जो गाड़ी के पीछे की वस्तुएं जैसे कि साइड मिरर हो गया या फिर ड्राइवर के सामने जो होता है जिसको पीछे से ताकता है लोग ना, ताकता है लोग पीछे वाले को, उन दोनों में कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का। सामान्य अर्थ में आप याद रखिएगा कि जब हमें वस्तु को छोटा देखना हो, वस्तु को छोटा देखना हो तो हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और वस्तु को बड़ा देखना हो तो हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हमारा ए एम.जी. रनारे यानी कि महादेव गोविंद रनारे, ज्योतिबा फुले, शिशिर कुमार घोष और बी.डी. सावरकर। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो बी हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगर बात कीजिए एम.जी. रनारे की तो उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, याद रखिएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना इन्होंने किया था। इका लिख दिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रनारे ने किया था। ठीक, शिशिर कुमार घोष की बात करें तो इंडिया लीग की इन्होंने स्थापना किया था, इंडिया लीग। ठीक, बी.डी. सावरकर की बात करें तो अभिनव मेला की इन्होंने स्थापना किया था। अभिनव भारत पत्रिका शायद इन्हीं ने शुरू किया था। ठीक, तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 20वां प्रश्न, पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है हमारा ए राजगृह, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र और डी कुंडलवन। चलिए इसको पूरा ही देख लेते हैं, ये को काहे देखेंगे। सबसे पहली संगति कब हुई थी? तो 483 बीसी में। कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। राजा कौन था? अजातशत्रु। पुरोहित कौन थे? महाकश्यप। दूसरा कब हुआ था? तो उसके ठीक 100 साल बाद, 100 साल बाद, पहले ना बाद, क्योंकि बीसी है तो 100 साल बाद यानी कि 383 बीसी में। कहाँ हुआ था? वैशाली यानी कि अभी वैशाली का सबसे फेमस स्थान हाजीपुर पड़ता है, हम लोग के बगल में ही है। ठीक, इसके राजा कौन थे? कालाशोक थे। और पुरोहित कौन थे? साबक मीर थे। तीसरा जो हुआ था वो 255 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, वर्तमान यानी कि पटना का है। राजा कौन है था? अशोक था। पुरोहित कौन थे? मोगली पुत्तिस गोसाल। यहाँ पे मोगली पुत्तिस गोसाल याद रखिएगा। ठीक, चौथे अगर संगति की बात की जाए तो प्रथम वर्ष में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है, याद रखिएगा। कुंडलवन कश्मीर में है। राजा कौन था? कनिष्क था। और पुरोहित कौन थे? वसुमित्र थे। ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में। ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन हमारा ए लॉर्ड लिनलिथगो, बी चेम्सफोर्ड, सी इरविन और डी डफरिन। सही आंसर हो जाएगा डी डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। और कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे उमेश चंद्र यानी कि W.C. बनर्जी जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तब बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा। इसके प्रथम जो थे मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन सब बातों को याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? ऑप्शन है हमारा ए रॉबर्ट क्लाइव, बी हेक्टर मुनरो, सी वेलेजली और डी लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर हो जाएगा बी हेक्टर मुनरो जो था बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति था। और इसने किसको हराया था? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था। तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध या किनके किनके बीच हुआ? तो एक तरफ थे मीर कासिम, याद रखिएगा, मीर कासिम प्लस सुजाऊ दौला
और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम सेकंड यानी कि द्वितीय एक तरफ थे, और दूसरे तरफ कौन कौन था? तो दूसरे तरफ था यही रॉबर्ट क्लाइव यानी कि हेक्टर मुनरो यानी कि अंग्रेज कह सकते हैं हम। ठीक। मीर कासिम कहाँ के थे? तो मीर कासिम जो थे बंगाल के नवाब थे। शुजाउद्दौला कहाँ के थे? तो ये अवध के नवाब थे। शाह आलम द्वितीय कौन थे? तो ये जो थे क्या बोलते हैं, ये मुगल बादशाह थे। मुगल बादशाह थे, और इन्हीं में लड़ाई हुआ, और ये अंग्रेजों ने इन तीनों को बुरी तरह हरा दिया। और इसी के बाद 1765 ईस्वी में जो था संधि हुआ था, किस चीज़ का? इलाहाबाद का संधि, और जिसके तहत अंग्रेजों ने बंगाल का दीवानी अपने हाथ में ले लिया। ठीक। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। और इसने किसको हराया था? तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय तीनों मिलकर लड़े थे, फिर भी अंग्रेजों को नहीं हरा पाए। ठीक। तो इसका आंसर बी होगा। बाकी इन सब चीज़ों को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन है हमारा ए जयप्रकाश नारायण, बी कुंवर सिंह, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं 24वां प्रश्न, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है हमारा ए एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी अंबिका चरण मजूमदार और डी सुचेता कृपलानी। तो सही आंसर हो जाएगा बी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ देता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। याद रखिएगा, पहली महिला एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। ठीक। एनी बेसेंट का पता चल गया। और एनी बेसेंट थी कहाँ की? जब भारत की नहीं थी तो ये आयरिश महिला थी, यानी कि आयरलैंड की थी। ये कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। ठीक। अंबिका चरण मजूमदार जो हैं, इन्होंने 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी, जहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। ठीक। सुचेता कृपलानी जो थे किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी। ठीक। तो इन सब चीज़ों को भी आप याद रख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और आज का आखिरी प्रश्न, कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी कि बाई कैमरल, यानी कि विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है? तो ऑप्शन है हमारा ए 5, 6, 7, 8। सही आंसर हो जाएगा बी 6। टोटल 6 राज्यों में बाई कैमरल यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा तो सभी जगह होता है, लेकिन विधान परिषद जो है केवल 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं? तो चलिए उनको देख लेते हैं। तेलंगाना है एक, तेलंगाना याद रखिएगा, तेलंगाना। ठीक। उसके बाद यूपी है, यूपी को भी याद रख सकते हैं। बिहार अपना है ही। ठीक। उसके बाद महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र। उसके बाद कौन सा? 4 हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और आखिरी जो है कर्नाटक। तो ये 6 राज्य हैं जहाँ पे बाई कैमरल है, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक। तो दोस्तों, ओवरऑल ये आज का सेशन। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जैसा भी आपको सेशन लगा हो, अपनी राय आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए यहीं पर हम सेशन को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।